इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 3 मुद्रा और शाख भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे औपचारिक और अनौपचारिक शाखा। ठीक है, किसे क्या मिलता है, चलिए जानते हैं किसे क्या मिलता है। आलेख 2 में शहरी क्षेत्र में लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। ऋण 2 में दिखाया गया है शहर के मामले में। ठीक है, ये बैगनी कलर का जो दिख रहा है इसमें औपचारिक स्रोतों में ऋण का प्रतिशत और नीले में औपनिवेशिक स्रोतों में ऋण के प्रतिशत। ये ऋण के प्रतिशत कितना कितना परसेंटेज चाहिए, कितना लगेगा। गरीब परिवार क्या है, यहाँ पर औपचारिक स्रोतों में ऋण का प्रतिशत गरीब इतना ही ले पाते हैं, कम संपत्ति वाले इतना लेते हैं, समृद्ध इतना हाल है उनका, अमीर परिवार वाले का इतना बड़ा हाल है। चलिए इसको ठीक से समझाते हैं ऊपर से। आलेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्र के निर्धन परिवारों की कर्जा की 85% जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। कर्जा का जरूरत कुछ बाहरी लोगों से वो लोग ले लेते हैं। इसकी तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से कीजिए। आप यह देखते हैं कि केवल 10% कर्जा अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से है। अमीर लोग जो शहर में होते हैं 10% जो है बाकी सब ठेकेदार वगैरह से ले लेंगे और 90% जो है वो बैंक से कर्जा लेते हैं। क्यों? इस तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से जो सही नियम के अनुसार ऋण देते हैं उससे सस्ता ऋण ले सकते हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। एक अमीर जाएगा तो फटाफट बैंक का मैनेजर साइन कर देगा, लेकिन एक गरीब जाएगा तो उसको लगता है कि पिछवाड़ा में कोनो मर्चा रगड़ दे, उस तरह शांत बैठा रहेगा पानी में डुबा कर कि नहीं आपको ये जमा करना है, पैन कार्ड दो, आधार कार्ड दो, काची दो तब देंगे। हमारे ही जब हमारा घर बन रहा था तो हमारी माँ अपने नौकरी पर 20 लाख का लोन ली। ठीक है, 20 लाख में से 4 लाख कटा किस चीज का, 20 लाख ली थी। हाँ, 20 लाख में से 3,80,000 कट गया जो पहले ली थी वो। फिर से पापा एक बार लिए थे स्टार्टिंग में, उस पर केस चल रहा था तो वो समझौता किया 45,000 में। 45,000 का कर्ज था, 45,000 में समझौता हो गया। उसके बाद होता है कि जो दलाल बीच में बैठता है, दलाल कौन, जो कागज पत्र सब ठीक करता है, वो सब काम मैनेजर स्टाफ रख कर करवाता है जिसके किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन मैनेजर खुद दलाल होता है, इसलिए स्टाफ को बोलता है, स्टाफ भी पैसा लेता है। 95,000 रुपया स्टाफ लिया था, उसके बाद से उसमें से मैनेजर को नहीं गया होगा, मैनेजर को गया होगा। उसके बाद से पैसा मिला कितना, 15 लाख रुपया। 5 लाख तो कट गया, 15 लाख रुपया मिला। चलिए आगे मैं बताता हूं। उसके बाद से बैंक ले कितना रही है, 40 लाख रुपया ले रही है, 38 लाख, पूरा का पूरा 38 लाख रिटर्न लेगी। आप उसको पूरा कर दोगे जल्दी तो कम लगेगा, और नहीं करोगे तो 38 लाख रुपया लेगी। 15 लाख दिया है, मोटा मोटी मानो तो 20 लाख रुपया दिया है, वो उसमें से भी 1.5 लाख रुपया काठी लिया है, 18 लाख। अब उस 18 लाख देने के बाद 38 लाख रुपया रिटर्न लेगी। तो ऐसे यार बैंकों से तो धत मारो, लात मारो इसे सिस्टम को। इससे अच्छा जरूरत है कि ऐसे सरकार को आप चुनो जो इन लोगों के जैसा तकियानुसी दलाल ना हो, दलाली का काम वो ना करता हो। ऐसे सरकार को आप लाओ तो आपके लिए भी भला होगा और आपके बाल बच्चों के लिए भी भला होगा। इस सबसे क्या पता चलता है, पहला औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। बाकी जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है और बाकी जो स्रोत है बाकी लोगों से पूरा हो जाता है। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दर बहुत अधिक होती है। जो अनौपचारिक ऋणदाता जो कर्ज देने वाला होता है वो ज्यादा ब्याज लेता है। यह उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम करती है। ऐसा लगता है काम
कम ही कर पाता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपने गतिविधि विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है कि भैया बढ़ाओ कि लोगों को आसानी से कर्जा मिल सके। लेकिन बैंक भी कर्जा देता है तो वह भी तकियानुसी बात को सिग्नेचर करवा लेता है। बहुत सारे हम स्टेट बैंक की अभी जो एग्जांपल बताए, स्टेट बैंक का, भारतीय स्टेट बैंक, भैया ठीक है यार, नौकरी पर भी ले रही है तो उनको 30 लाख लो ना यार, जितना ब्याज बनता है उतना लो। हाँ, ये बात है कि ब्याज वसूलेगा, बैंक भी ब्याज वसूलता है, तो ये कहां से सही होता है कि 20 लाख की जगह पे आप 38-40 लाख रुपया ले लो, ठीक है 30 लाख रुपया लो, 35 लाख लो, अब इसका डबल जितना लिए उसका डबल लोगे, डबल दिए भी नहीं हो, ऊपर से 1.5 लाख रुपया घूस अलग से लग जाता है। इसीलिए हम बोलते थे घर में कि घूस देने का नहीं। आज भी औकात नहीं है किसी पुलिस अफसर को, औकात नहीं है किसी भी अफसर को, औकात नहीं है किसी का कि हमसे एक बार घूस मांग के दिखा देंगे, जूता निकाल के मारेंगे उसी समय, इतना जुतियाएंगे कि उनको पानी पीने का भी समस्या हो जाएगा। इसी तरह जब हम लाइसेंस बनाने के लिए गए थे तो ऐसा ही बात थी कि एक परीक्षा होता है, एग्जाम देने में, एग्जाम आप पास नहीं करते हैं तो आपको होता क्या है कि वहां से आपको फिर से री एग्जाम देने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें 395 रुपया लगता है। लेकिन वो अफसर नहीं बताया कि इतना रुपया लगेगा। हमने बोला कि भाई लगेगा, तुमने पहले का ही नहीं बताया, पहले बताया तो होता तो हम कर कराते ना। बाद में भड़कने के बाद वो सब जाकर कागज पत्र ठीक किया सब, उसके बाद से सब मेरा काम हुआ। अब आगे है दूसरा, यही एक तरफ औपचारिक स्रोत है। अब दूसरे तरफ चल जाओ, एक औपचारिक स्रोतों के ऋणों का विस्तार होना चाहिए। तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके, यह ऋण सभी को प्राप्त हो सके, मिल सके आसानी से। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। देखो यहाँ पे है क्या, वर्तमान समय में अमीर परिवार जो है वही औपचारिक तौर पे बैंकों से ऋण ले पाते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि बैंक में जाएंगे तो बहुत ज्यादा लफड़ा होगा। इसके वजह से किसी भी साहूकार दलाल वगैरह से ले लेते हैं पैसा, काम चल जाता है, और ज्यादा तो बढ़ा के देना पड़ता है, गाली वगैली सुनना पड़ता है क्योंकि पैसा लिए हैं, चाहे रिश्तेदार से ले लिया जाता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक सम्मान वितरण हो। अब देखो यहाँ पे जो औपचारिक ऋणदाता होते हैं लोग, जो बैंक हो गया, सहकारी समिति हो गया, इनका सम्मान जो है बहुत ज्यादा वितरण होना चाहिए, हर क्षेत्र में होना चाहिए कि लोगों को अच्छा राहत मिल सके। लोग क्या करते हैं, जमीन पे अपना कर्ज लिए और उसको फिर से पैसा चलाने लगते हैं कर्ज पे, मतलब लोगों को पैसा देते हैं कर्ज पे और फिर उसूल कर तब जाकर बैंक को जमा करते हैं। तो ऐसे पर सरकार को नजर रखनी चाहिए, जिसके वजह से ये सब काम हो रहा है, और उन्हीं को नजर नहीं रखेंगे तो भैया गड़बड़ बात है। और उन्हीं लोगों को बैंक ज्यादा लोन दे देती है जो पैसा को लेकर ब्याज पर चलाता है सब, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके। अब देखो सरकारी समिति सब गरीबों के लिए खुलेगी, इसके अनुसार गरीब भी फायदा उसका उठा सकता है। आज देखो मोदी जी डायरेक्ट भेजते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, डायरेक्ट आपको दिल्ली से पैसा आता है हर किसी के अकाउंट में। इसी के लिए विपक्ष के लोगों को दिक्कत है कि भैया पैसा जा कहां रहा है, इधर तो खाते थे तो इनके पेट में आता था, अब पेट में नहीं आ रहा है तो फट रही है। इसलिए आजकल लोग भड़क रहे हैं ज्यादा। चलिए मैं इस पर नहीं बोलूंगा, नहीं तो लोग और भड़क जाएंगे। आओ इन पर विचार करते हैं। ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है, औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है, इसको बताना है, जो आपको ऊपर देखने के बाद मिलेगा। 2 नंबर, सभी लोगों के लिए यथोचित दरों पर ऋण क्यों उपलब्ध होना चाहिए, सब किसी को एक दर पे कर्ज क्यों देना चाहिए। 3 नंबर, क्या भारतीय रिजर्व बैंक के जैसे कोई निरीक्षक होना चाहिए जो अनौपचारिक ऋणदाताओं की गतिविधियों पर नजर रखे। इसका काम मुश्किल क्यों होगा, किसी का भी काम मुश्किल क्यों होना चाहिए। 4 नंबर,
आपके समझ में गरीब परिवार की तुलना में अमीर परिवारों के औपचारिक ऋणों का हिस्सा अधिक क्यों होता है? गरीब परिवार को कम मिलता है, अमीर परिवार को ज्यादा मिलता है। यहीं पर हम लोग बैंक से कर्जा लेवे तो बहुत 3 13 4 14 करना पड़ेगा। एक विधायक बैठ जावे, एक सांसद बैठ जावे, एक मंत्री बैठ जावे, औकात है बैंक मैनेजर का एक फूंक देवे ज्यादा, फूकेंगे तो कल से वो घर पे बैठ जाएंगे। तो उन लोगों का काम जल्दी हो जाता है। अब पता नहीं डर के मारे काम होता है, किस चीज का काम होता है। यहाँ पे देखो रजाई की सिलाई करता है एक मजदूर, कितना मस्त रजाई की सिलाई कर रहा है ना। हाँ, तो इसको भी पैसा आसानी से मिलता है तभी तो कर रहा है ना। निर्धनों के स्वयं सहायक समूह और निर्धन खुद का सहायक समूह खुद होता है, खुद की मदद खुद करता है। गरीब लोग यही का काम करते हैं। पिछले खंडों में हमने देखा है कि निर्धन परिवार ऋण कर्ज के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। साहूकार, दलाल, दुकान वाले, रिश्तेदार पर ही निर्भर होते हैं, मित्र पर ही निर्भर होते हैं। ऐसा क्यों है? भारत में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है, इसलिए है। जहां कहीं मौजूद भी है, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लेने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। अब देखो, अनौपचारिक तौर पे लेंगे तुरंत मिल जाएगा, तुरंत अभी मिल जाएगा। लेकिन औपचारिक तरीके से चलेंगे तो बैंक वाले 44 बार दौड़ाएंगे, तब बैंक कर्ज भी देगा चाहे नहीं देगा वो अलग बात है, लेकिन दौड़ाएगा पक्का। फील्ड अफसर जांच करेगा, कौन कौन अफसर जांच करेगा। चुट्टवा सन को खुद ही मालूम नहीं होता है कि अफसरिंग कैसे की जाता है, लेकिन फिर भी जांच करेंगे। जैसा कि हमने मेघा तुलना में ज्यादा मुश्किल है, ये देखो, जैसे कि हमने मेघा के मामले जो ऊपर हमने पढ़ा उसमें ज्यादा मुश्किल देखा। बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कर्जदारों की जरूरत पड़ती है। अब देखो, बैंक से कर्ज लेना है तो ऋणाधार कौन? बैंक हो गया। और कर्जदातो, कर्ज लेने वाला, उसके बीच में एक होता है दल्ला, जो बैठता है कर्ज दिलाने के लिए, कागज पत्र को पूरा करने के लिए। ये काम मुफ्त में किया जाता है, लेकिन ये लोग पैसा लेकर करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, 95,000 रुपया लिया गया था मेरे केस में, तो बस वैसे ही होता है। और हम लोग तो जान पहचान के थे तो 95,000, कोई नहीं रहता तो करीबन 1.5 लाख 2 लाख जाता हो, तो करीबन 10% मांगता है सर एक के बाद। तो 15 लाख का 10% कितना होता है? 1.5 लाख। ऋणाधार की अनुपलब्धता, जो ऋण दे रहा है उसकी अनुपलब्धता का प्रमुख कारण है, जिससे गरीब बैंक से ऋण नहीं ले पाते हैं। अब देखो, ऋण जो बैंक देता है वो इतना कचरा कर देता है कि गरीब लोग उससे बैंक से ऋण लेना ही नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर औपनिवेशिक ऋणदाता जैसे साहूकार उन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं। अब जो साहूकार होते हैं एकदम पारिवारिक और व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं कि घर का है, परिवार का है, कैसा है, देगा कि नहीं देगा, सब जानते हैं। और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिना किसी गारंटी का भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी, देखो यहाँ पर जो कर्ज लिया है वो बिना पैसा चुकाए हुए भी फिर से नया कर्ज ले सकता है, साहूकार के पास जा सकता है और नया कर्ज फिर से ले सकता है। लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची होती है। जो महाजन देता है सब, वो सब का दर बहुत ज्यादा होता है। लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। जो पैसा नहीं दे रहा है, जो कर्ज लिया है, उसको तंग करते रहते हैं। एक कहानी याद है, पैसे की वसूली के लिए गुंडा को भेजा गया था। गुंडा हमेशा मारपीट करता था, यही उसका काम था। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। कैसे? इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता, जिसको आज बताते हैं स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है।
जिसको बोलते हैं कमेटी। आप हमेशा अपने घर में देखोगे, सुनोगे, चाहे आस पड़ोस में, कि कमेटी में हम पैसा दिए हैं, जब जरूरत पड़ेगा हम उठा लेंगे। तो इसमें होता है क्या, गांव के कुछ लोग बैठकर एक कमेटी बनाते हैं, उसमें सब लोग पैसा जमा करते हैं, जिसको जितना जरूरत पड़ता है उतना ले जाता है, फिर से चुका देता है। एक विशेष स्वयं सहायक समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं। कितना? 15 से 20, जो अधिनियम रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। जो सब मिलते हैं, नियमित रूप से मिलते हैं और बचाते हैं, बचत करते भी हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपए से लेकर 100 रुपया या अधिक हो सकता है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है कि कोई कितना बचत कर लेता है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूहों से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह देखो, छोटा जो कर्जा देता है, देखो यहाँ पर दिया गया है, छोटे कर्ज समूहों से ही कर्जा ले सकते हैं। ज्यादा बड़ा से लेंगे तो बड़ा वाला ज्यादा पैसा लेगा कि नहीं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेते हैं। जो समूह है इन कर्जा देकर ब्याज लेते हैं, ठीक है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। साहूकार से भी कम ब्याज पर वहां पर कर्जा मिलता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। वो समूह कमेटी जो है वो एक तरह से बैंक से भी अब कर्जा ले सकता है, अगर 2 साल तक चला वैसे ही तब। ऋण समूहों के नाम पर दिया जाता है और समूह का एक अलग अलग नाम होता है, ठीक है, समूह पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन करना है। मतलब नया रोजगार, स्वरोजगार, आत्मनिर्भर बनाने का काम होता है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़ाने के लिए, मतलब अपनी छोटा कर्ज लेना है अपनी गिरवी जमीन को छुड़ाने के लिए। कार्यशील पूंजी की जरूरतें होती है, जैसे में बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए छोटा कर्ज लेना पड़ता है। घर बनाने के लिए, सिलाई की मशीन के लिए, हथकरघा के लिए, मतलब हाथ से बना हुआ कुछ सामान जो होता है उसको हथकरघा बोलते हैं, उसके लिए, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं छोटे कर्ज, जो समूह मतलब कमेटी से लिया जा सकता है। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। अब देखो, ज्यादातर जो भी गतिविधि होती है तो जो उस समूह का बैठक होता है, उसी सदस्य, जो सदस्य होते हैं मेन सदस्य, वही वहां पर सब निर्णय लेते हैं। देखो किस तरह टांग पसार पसार के लोग बैठा है। समूह दिए जाने वाले कर्ज उसका, लक्ष्य उसकी, रकम उसका, ब्याज उसका, ब्याज दर उसका, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है कि भैया आप कर्ज ले रहे हो तो आपका लक्ष्य क्या है, किस लिए ले रहे हो, आपका रकम कितना है, कितना चाहिए, ब्याज दर आप पर कितना लगाया जा रहा है, वापस कब लौटाओगे, अवधि कितनी दे दें, ये सब वहां पर लिखा पढ़ी हो जाता है, उसके बाद से मिलता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है कि भैया अगर कोई नहीं लौटा पाया तो समूह देगा। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं कि क्या बात है कि वो कर्जा नहीं लौटा पाया। इस कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है, और यही कारण है कि बैंक गरीब परिवार और पैसा नहीं होने वाले औरतों को कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है। जब वे अपने को स्वयं सहायक समूह से संगठित कर लेती है। अब जब एक महिला एक स्वयं सहायक समूह से संगठित कर लेती है, यद्यपि उसके पास कोई ऋणाधार नहीं है, फिर भी उसको कर्जा मिल जाएगा। किस वजह से? उस समूह कमेटी की वजह से, क्योंकि कमेटी का नाम है, उसके वजह से आपको कर्जा मिल जाएगा। इस तरह स्वयं सहायक समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबरने में मदद करता है। अब जो ऋणाधार है, ऋण देने वाले स्वयं समूह के, वो आपको मदद करते हैं कर्जा को चुकाने के लिए। उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे एक समय के अनुसार जरूरत पड़ने पे आपको
हाँ, कि आप वापस लौटा दोगे तो आपको पैसा मिल जाता है। यही नियम है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करती है। ये समूह के वजह से, कमेटी के वजह से गांव के लोग संगठन बनाने में कायम होते हैं, एकता बढ़ती है। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबन होती हैं, मतलब अब महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठक के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है। और बैठक होने की वजह से लोग, औरतों को एक नया मंच और अपना मंच मिलता है बोलने का, जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, अब देखो कुछ नया सामाजिक विषय है, जैसे में स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए, आंगनबाड़ी कैसा होना चाहिए, पोषण, खाना कितना मिलना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, इस पर भी, घरेलू हिंसा, इस पर भी बात हो सकती है, इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं। यही सब कारण है जिसके वजह से एकता बढ़ता है। इसी के लिए समूह बहुत जरूरी है। ये चित्र आपको कहाँ का लग रहा है? गुजरात में महिलाओं की स्वयं सहायक समूह की बैठक। ये गुजरात से चला, आज पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश में ये ज्यादा प्रचार में चलता है। आज भी अब हर घर में कमेटी दिख जाएगा, हर घर में, हर गांव में 2-3 कमेटी तो आपको दिख जाएंगे। तो ये कारण है बदलाव की, ये कारण है आत्मनिर्भर बनने का, ये कारण है स्वावलंबन बनने का, ये कारण है अपने आप को जागृत करने का, ये कारण है अपने मानसिक चेतना को बढ़ाने का, जिसके वजह से देखो यहाँ पर कितने अच्छे से लोग बैठे हैं और अपना कार्यभार कर रहे हैं। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक, चलिए जानते हैं इसके बारे में। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। किसका? बांग्लादेश का। इसकी जरूरत 1970 में एक छोटे पैमाने से शुरू हुआ था और वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य थे, जो बांग्लादेश के 81,600 गांवों में फैले हुए हैं। कितना में? 81,600 गांवों में फैले हुए हैं। इससे ऋण लेने वाली ज्यादातर महिलाएं हैं, जिसका संबंध समाज के गरीब तबके से है, गरीब लोगों से है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाओं भरोसेमंद कर्जदार हैं, देखो गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू कर सकती हैं और करने और चला सकने की क्षमता रखती हैं। औरत इतना कर सकती है कि कर्ज लेकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाकर पैसा को वापस लौटा सकती है। ये देखिए बगल में एक लिखा है, अगर गरीब लोग को सही और उचित शर्तों पर उधार उपलब्ध कराया जा सकता है, तो लाखों छोटे लोग अपनी खेतों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। ये लिखने वाले का नाम है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ग्रामीण बैंक के संस्थापक एवं 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार में सम्मानित। यहाँ पर देखिए सारांश, मतलब पूरा सारांश यहाँ पर दिया गया है, धीरे धीरे बताते हैं इसको। इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूप और बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा है। इस तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों को ऋण देते हैं। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है। कोई भी काम हो गया, कर्ज चाहिए। जैसा कि हमने कर्ज के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए यह कुछ परिस्थितियों में से कर्जदार की स्थिति और बदतर कर देती है। अब देखो अनौपचारिक और औपचारिक, अनौपचारिक से लोगे तो आपके जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। कर्ज विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होता है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत होते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क होता है, जो आप आसानी से लिख सकते हैं। वर्तमान समय में अमीर परिवार अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, और जबकि गरीबों को अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि औपचारिक स्रोत वाले बहुत काम को करते हैं।
यह अनिवार्य है कि और औपचारिक औपचारिक क्षेत्र के मूल कुल ऋण मतलब कुल कर्ज में वृद्धि हो, ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता हटे। अब देखो, औपचारिक क्षेत्र बढ़ेंगे तो ये अनौपचारिक क्षेत्र खत्म हो जाएंगे, साहूकार से पैसा, किसी भी दलाल से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले यहाँ पर औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए और औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए जरूरी है। और ये कमेटी और समिति का नाम जब चालू हुआ है हर गांव में, हर मोहल्ले, हर इलाके में, तो ये विकास का, एक आत्मनिर्भर भारत बनने का एक अच्छा माध्यम है, एक अच्छा रास्ता है। आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? जब गांव गांव के लोग कमाना चालू कर देंगे। जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदाता के लिए एक समस्या खड़ी कर सकता है। स्पष्ट कीजिए कौन सी समस्या है जो परिस्थिति एक नया बना सकता है। पहला क्वेश्चन। दूसरे का क्वेश्चन है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाई जाती है? अपनी ओर से औपचारिक देकर मतलब अपने ओर से उदाहरण देकर इसको समझा सकते हैं। 3 नंबर, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थ करते हैं? 10 रुपए के नोट को देखिए, इसके ऊपर एक लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है और बाकी भी लिखा रहता है। क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक पैसा आपको जाहिर करती है, ये बोला जाता है उस पर। 5 नंबर, नहीं अभी मैं पढ़ के बताता हूं कि उस पर क्या क्या सही तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, पैसा 500 रुपया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे लिखा गया है केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा आपको दिया जा रहा है। नोट का नंबर होता है, 500 लिखा होता है, गांधी जी का फोटो होता है, उसके नीचे हिंदी और इंग्लिश में महात्मा गांधी लिखा रहता है। पीछे भी देखोगे तो 500 रुपया का लिखा रहता है। उसके बाद से 500 का नोट और दिन दिखा और साल लिखा जाता है, कौन सा साल का है। उसके नीचे लिखा जाता है स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर भारतीय रिजर्व बैंक। और अनेकों भाषा में यहाँ पर लिखा जाता है 500 रुपया। और 500 के नोट पर आपको दिल्ली का लाल किला का फोटो यहाँ पर दिखेगा और उस पर लिखा रहता है लाल किला रेड फोर्ट। ये सब पैसे के ऊपर लिखा रहता है, जो आपको याद नहीं रखने की जरूरत, लेकिन जाननी चाहिए। 6 नंबर, एक नोट लेकर जाना एग्जाम में, जब जाना तो नोटवा को सामने रख कर लिखना। मास्टरवा जो है ना चौकिया जाएगा, अरे क्या कर रहा है, छाप रहा है का, और बोलेगा नोट अंदर रखो, बोला काय रखेंगे, हम पैसा दिखा रहे हैं। काम खत्म। गरीबों के लिए स्वयं सहायक समूहों के संगठन के पीछे मूल विचार क्या है? अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। 7 नंबर, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्मचारियों को कर्ज देने के लिए कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है? क्यों होता है? जब एक कमेटी वाले उसको बोलते हैं कि ठीक है हम गारंटर हम बनते हैं, आप कर्ज दो, तब। 8 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है, यह जरूरी क्यों है? 9 नंबर, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 10 नंबर, मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत है, मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे यह ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से लेना चाहिए? चर्चा कीजिए कि मानव कब सोच सकता है कि बैंक से कर्ज ले, एक साहूकार दलाल से चाहे एक लाला से कर्ज ले। उसके नीचे भारत में 80% किसान छोटे किसान हैं जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की जरूरत होती है, और कैसे कैसे वो लोग ऋण लेते हैं, जिसके बारे में आपको पढ़कर इसका जवाब लिख लेना है। 12 नंबर केवल भरना है, कोई टेंशन नहीं है। 13 नंबर सही गलत का सवाल, इसमें क्या लगाना है, सही उत्तर का चयन करना है, यह भी आपसे हो जाएगा। और बाकी इसमें कुछ है नहीं। अब हम आगे पढ़ेंगे कौन सा, आगे हम पढ़ेंगे चौथा नंबर तो है ही, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था अब पढ़ेंगे हम, ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा करते हैं आप कमेंट जरूर करेंगे, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आपको कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।